नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर हरियाणा और खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका राजनीतिक कद हरियाणा में किसी भी नेता से कम नहीं है। पीसीसी चीफ भी रहे हैं, दो बार यूथ कांग्रेस की कहीं ना कहीं अध्यक्षता भी की और उसके बाद सरकार में, हरियाणा सरकार में मंत्री रहने के साथ भी केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं। 5 बार के विधायक हैं और 3 बार के सांसद हैं, जिसमें से एक सांसद लोकसभा का और वो भी ओम प्रकाश चौटाला को हराते हुए उस समय जो बड़े नेता थे हरियाणा के। और उसके अलावा 2 राज्यसभा में भाजपा की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। और जो तमाम पद अगर देखे जाएं तो भाजपा की तरफ से जब सरकार में मंत्रिमंडल में जब जगह मिली तो उसमें भी भारी भरकम डिपार्टमेंट मिले, लेकिन कांग्रेस में घर वापसी हो चुकी है। अब तक आप समझ चुके होंगे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। और एक और खासियत है तो साहब, आपकी जो एक खासियत है वो ज़रूर दर्शकों तक आज मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब जो बातें हैं टीवी पे 4, 5, 6 मिनट होती थी तमाम बार, इस बार थोड़ी लंबी बात करने आया हूँ, तो थोड़ी बात खुलकर होगी, गहरी होगी। और जिस तरह से आप हमेशा दिल से और खुलकर बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आज भी हमारी बातचीत ऐसी ही रहेगी। बिल्कुल ऐसी, उससे भी आगे कर लेंगे, कोई नहीं। तो कोई सवाल इधर उधर चला जाए तो कहाँ से शुरू करूँ? कोई दिक्कत आपका सवाल जो होगा उसका जवाब होगा। तो वहीं से शुरू करते हैं जो हरियाणा इंतज़ार कर रहा है और हरियाणा में चर्चा का विषय है। और वो चर्चा का विषय है कि चंडीगढ़ में आप गए, चंडीगढ़ में बाहर हरियाणा मांगे जवाब कार्यक्रम में आपकी अच्छी जुगलबंदी दिखी हुड्डा साहब के साथ। हालांकि टिकट पे उससे पहले ब्रजेंद्र की कट गई थी हिसार से। क्या मामा फूफी के में बन गई बात? देखिए, कांग्रेस में हूँ मैं, और कांग्रेस में मैं ये नहीं है कि मैं किसी धड़े के साथ, वैसे तो मैं धड़ा मानता भी नहीं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हर एक की ये इच्छा होती है कि उस स्थिति को वो बना के रखें। तो जब स्थिति बना के रखने की बात है तो फिर आप ये कहेंगे कि ये धड़ा है। लेकिन मेरे लिए मैं ठीक है, मैं कांग्रेस में आया अब 10 साल के बाद, तो मेरे लिए तो कोई किसी धड़े की कल्पना मैं करता नहीं है। और कांग्रेस को मजबूती के लिए कोई भी मुझसे मदद मांगे या मेरी सलाह मांगे, मेरा परामर्श अगर चाहे, तो मैं हर एक के लिए तैयार हूँ। मेरा सवाल इसलिए था, जब आप कांग्रेस में वापस लौट रहे थे, एआईसीसी में उस दिन में मौजूद था, आपने अपने मन से कहा था और तमाम रिश्ते बताए थे। उस रिश्ते को लेकर मैंने कहा कि आप और हुड्डा साहब मामा फूफी के हैं, तो मामा फूफी के में अब फिर दोबारा से ट्यूनिंग बनी है? अब देखिए, मामा फूफी के तो एक सामाजिक रिश्ता है, और रणदीप सुरजेवाला जी भी मेरे मामा के बेटे हैं, तो रिश्ता तो उनका भी वही है। और लेकिन इससे अलग हटके किसी की नाराज़गी, कोई नाराज़ हो उसको बनाने की प्रक्रिया ऐसा नहीं है। मैं अपनी बात जो भी है अपने लिए, किसी के प्रति मेरा ये नहीं है कि मैं उससे नाराज़ हूँ या उससे मेरा कोई सामाजिक जो रिश्ता है वो कमज़ोर हुआ, ऐसा कुछ नहीं। अब ये महत्वपूर्ण विषय है कि चुनाव बहुत नज़दीक खड़े हुए हैं। आपका भी बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में तमाम लोग भी राजनीतिक पदों पर रहे हैं। आप भी रहे हैं, प्रेमलता जी भी रही हैं, यानी कि मैम भी रहे हैं, और ब्रजेंद्र भी रहे हैं। ये भी निकल कर आता है कि जब 3 लोग राजनीति में रहे हैं, तो इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में परिवार में से कितने दावेदार होंगे, और अगर होंगे तो कहाँ कहाँ होंगे? राजनीतिक तौर पे पूरा सक्रिय रहूँगा मैं, और उसका मैं ये कहूँ कि पार्टी को उसका लाभ भी मिलेगा। और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि विचारधारा के रूप में मेरा 10 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का अनुभव था, वो इसीलिए मेरे को पार्टी से बाहर आना पड़ा, कांग्रेस में दोबारा से जाना पड़ा, कि वैचारिक रूप से मैं वहाँ अपने आप को ठीक नहीं पाता था, क्योंकि मैं उस विचारधारा से सहमति रखता ही नहीं जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हों जो मेरे संस्कारों में नहीं हैं।
वो 10 साल क्यों लगा दिए अगर आपको पहले ही ऐसा ही महसूस कर रहा था? क्योंकि मैंने भाजपा वालों से पूछा कि भाई इनके परिवार में जितने भी बालिग सदस्य थे सबको कहीं ना कहीं मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया, भाजपा की टिकट पे चुनाव भी लड़वाया, आपको भी मंत्रिमंडल में जगह दी और इसके अलावा ब्रजेंद्र को भी सांसद बनाया। अगर इतने ही असहज थे तो इतना लंबा वक्त क्यों निकाला आपने भाजपा? मैं सामाजिक रूप से भी ये समझता था कि, और मेरा अपनी सोच थी कि मैं भाजपा छोड़ के कोई निर्णय लेता हूँ तो लोग ये कहेंगे कि भाई वीरेंद्र सिंह तो अभी कांग्रेस में था, कांग्रेस छोड़ दिया, बीजेपी में आ गया, फिर बीजेपी छोड़, ये चीज़ परहेज़ करता था मैं इस चीज़ से कि लोगों में ये बात ना जाए। लेकिन जो आप कह रहे हो कि सब कुछ दे दिया, मैंने भी दिया है, यानी भारतीय, मैं नहीं कह रहा, भाजपा के लोग कहते हैं इस बात। नहीं, भाजपा के लोगों को ही आपके माध्यम से पता लग जाएगा कि एक हरियाणा में भाजपा कभी भी सही मायने में एक समाज से जुड़ी हुई, या ये कहें कि मैदान में अच्छे रूप में कभी रही नहीं, क्योंकि यहाँ वो उसकी जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं हल्की रही है। हाँ, शहरों में था, लेकिन जो हमारा ग्रामीण इलाका है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का जूनियर पार्टनर के रूप में हमेशा समझौता होता था, चाहे वो इनेलो का हो, चाहे जनता पार्टी का हो, चाहे लोकदल का हो, और 2, 4, 6 से ज़्यादा एमएलए कभी बनते नहीं थे। गए आधार बनाने के लिए, लेकिन सर उसमें ये चीज़ निकल कर आई कि आधे से ज़्यादा लोग अपनी महत्वाकांक्षा या मुख्यमंत्री ना बनने की खींच के चलते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कद के चलते खुद को कांग्रेस में असहज नहीं कर रहे थे। उस मौके को भाजपा ने कैच किया, लेकिन वहाँ भी तो कोई नहीं बन पाया। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों या कांग्रेस में कोई दूसरे नेता हों, कांग्रेस उस समय तो कांग्रेस स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि सत्ता जो थी कांग्रेस से चली गई थी, और जिसको एनडीए बोलते हैं, एनडीए के रूप में, और एनडीए भी क्या, उस वक्त तो 282 सीटें खुद अकेला भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, तो उनको स्पष्ट बहुमत मिला था। वो समय था कि हरियाणा के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य था, और आज भी मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज भी उसी स्थिति पे आ गए हैं जो 2014 से पहले उनकी थी। आज भी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि हरियाणा में बीजेपी अभी भी लोगों की पार्टी नहीं है। लोगों की पार्टी नहीं है, किसान कमेरा की पार्टी नहीं है। और अगर स्पेसिफिकली पूछ लूँ तो क्या जाटों को क्या एलर्जी है? जाट मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इस वजह से लगता है किसान कमेरा क्यों साथ नहीं जुड़ पाता है? ये भाजपा के, और ये भी आम बोलचाल में बातचीत होती ही है, बातें हैं सोशल डिजिटल पे तमाम तरह की चलती हैं कि जो भाजपा के जो जाट लीडर्स हैं उनको जाट लीडर्स माना भी नहीं जाता हरियाणा में। और मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जाट लीडर हैं उनकी पार्टी में, या मैं भी था, ये मैंने भी महसूस किया, और वो सिर्फ जाट तक सीमित नहीं रखते इस बात को। जाट को तो ये, यानी आपने जो कहा, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि उनको उभरने के लिए उनको एक मजबूत नेतृत्व मिले, उसके लिए कभी भी रास्ते नहीं खोले। लेकिन ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं, जिसको हम बोलते हैं ना बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है। मैंने खूब ये इसका भी अध्ययन किया है। कार्डर का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की ज़बान पे ताले लगा के रखो, और जो उभरती हुई लीडरशिप है उसको इस हद तक जाने दो कि किसी दूसरे जिनका अपना अभी कद बड़ा है उस कद के नज़दीक ना पहुँचे कोई। मेरी जो सोच है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इंद्रजीत 15 साल से एमओएस हैं, तो इसका मतलब वो जाट तो नहीं, उनको ही आगे बढ़ने देते। कितने लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जिनका
अपना स्थान भी है। बना लिया, एक बार प्रदेश अध्यक्ष बना लिया, उनके नाम से फिर वोट नहीं पड़ते, उनके हिसाब से फिर उस हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष बनने से कोई लीडर नहीं बनता। प्रदेश अध्यक्ष को ये अथॉरिटी दें वो कि सरकार की जो कमियां हैं उनको लोगों में जाके उजागर करें और ये कहें कि इन कमियों के लिए मैं लड़ूंगा आपके लिए, और फिर वो लड़ाई लड़े और उस लड़ाई में उसकी विजय हो, तब कहेंगे हियर इज ए मैन, ये है आदमी। तो सब खुली बात है, चलो आज चल ही रही है। तो भाई ये भी कहते हैं भाजपा वाले, तमाम जो लोग हैं भाजपा वाले, क्या आम जनता भी कर देते हैं, भाई ये जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कौम है हरियाणा की, ये बिना सीएम कुर्सी के मानेगी को नहीं। ये लेकिन ये कहाँ लिखा है कि डोमिनेटिंग कौम को आप चीफ मिनिस्ट्री ना दो। कांग्रेस सत्ता में रही, बंसीलाल जी को चीफ मिनिस्टरशिप मिली, पंडित भगवत दयाल को जब चीफ मिनिस्ट्री नहीं मिली किसी न किसी कारण से, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी, और यही नहीं भजनलाल साहब भी रहे, भजनलाल जी रहे, और उसके साथ साथ जो दूसरी पार्टियां भी थीं, यानी उन्होंने भी, देवीलाल जी की पार्टी थी, देवीलाल जी रहे, देवीलाल जी ने फिर ये भी फैसला अपने आप ही कर लिया कि मैं नहीं तो मेरा बेटा, वो अलग बात है। लेकिन लीडर हरियाणा के लोगों में इस बात का एहसास था कि हमारी पहचान है राजनीतिक तौर पे। मेरा काउंटर जवाब इस पे ये है कि भाई सुभाष बराला रहे प्रदेश अध्यक्ष, ओपी धनखड़ रहे, और विप्लव देव साहब को अगर मैं कोट करूँ, वो कहते हैं कि भाई जगदीप धनखड़ साहब हमने बनाया, और इस देश में सबसे बड़े जो जाट लीडर थे वो चौधरी चरण सिंह थे। उनकी सरकार को गिराने वाली कांग्रेस थी, उस समय की तत्कालीन जो लीडर हुआ करती थी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने उनको गिराया। तो सबसे बड़े जाट लीडर के तौर पर जो सम्मान देने का, भारत रत्न देने का काम है, वो भाजपा ने किया। और वो दो नाम साफ तौर पे लेते हैं, चौधरी चरण सिंह साहब का और जो उपराष्ट्रपति साहब है धनखड़ की। हम तो बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। मान सम्मान, राजनीतिक ताकत अलग चीज़ है, मान सम्मान अलग चीज़ है। आप किसी को अच्छा खाना खिलाओ, वो कहेगा बहुत अच्छा खाना है, लेकिन उसको सोने की सुविधा अच्छी ना दो, ये कहना कि हमने मान सम्मान दिया है, कोई एहसान नहीं किया। मान सम्मान के वो डिज़र्व करते थे। लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूँ कि राजनीति में आप मान सम्मान के साथ साथ जो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन लीडर्स को जिनकी भावना किसान के प्रति, किसान के आर्थिक संपन्नता के प्रति, कमेरे वर्ग के साथ जुड़ के इस देश को मजबूती देने की बात है, वो तो है ही नहीं कहीं। और यही कारण है, आपने देख लिया कि 2024 का जो इलेक्शन है उससे भी अगर वो नहीं सीख सकते तो अलग बात है। मैं ये कहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में धर्म, देश प्रेम, ये जो चीज़ें हैं, इनसे अपने सत्ता हासिल की है। आज लोग ये समझने लगे हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए इतना काफ़ी नहीं, लोग कहाँ हैं। इसी विषय पर रहता हूँ सर। छोटू राम आज़ादी से पहले भी उनके जो कार्य थे किसानों के लिए, और बड़ी लेगेसी आती है, आप उनके नाती हैं, उनको और जो तमाम जो कद हैं जिसने किया किसान कमेरा वर्ग से जो किया गया, उनके कद के हिसाब से, और आपकी भी को जो माता जी बताया करती होंगी उस समय की यादों के हिसाब से, ये लीडरशिप थी जिसकी हम बात कर रहे हैं किसान कमेरा की, उसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? एक युग था कि आज़ादी मिलने से पहले इस देश में लोगों के अधिकार, ख़ास तौर पर किसान, गरीब, शोषित, उनके अधिकारों के लिए जो आवाज़ उठनी शुरू हुई, उसमें छोटू राम अग्रणीय थे। और इसीलिए उनको लोगों ने किसान नेता के रूप में नहीं, सिर्फ दीनबंधु के रूप में भी माना, उनको रहबरे आज़म के रूप में भी माना। यूनाइटेड भारत था, पाकिस्तान तक था, और लाहौर तक भी, और तमाम जो चीज़ें थी उस तरह से। मुस्लिम लीग का भी एक दिन आपसे जिक्र कर रहा था कि वो जो जिन्ना साहब की पार्टी को भी उनको हराया और वहाँ भी नहीं जाने दिया था। वो बड़ा अच्छा रोचक सा किस्सा कुछ बता रहे थे। वो देश, ये हमारे देश की यही एक खासियत है कि विभिन्नता में हम एकता, विभिन्नता की बात तो है, उसमें हम एकता की बात भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इनसे भी ऊपर उठ के हैं।
बंगाल और पंजाब जी। आज़ादी से पहले के, ये दो ऐसे प्रांत थे जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी। जनसंख्या में मुसलमानों की आबादी हिंदू या सिखों से ज़्यादा थी। और यानी देखिए हमारी जिसको हम बड़ी सोच कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी अपनी अपनी संस्कृति है, सभ्यता है। मुस्लिम लीग को इन दोनों राज्यों में जहाँ इनकी बहुसंख्या में थे कभी पनप नहीं सकी। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति ये बताती थी कि धर्म के आधार पे हम धार्मिक, कोई इस्लाम को कबूल करता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई बुद्ध धर्म को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है, लेकिन हम सामाजिक रूप से एक हैं। और इसीलिए छोटू राम जी को जो उस समय की जो वर्नाकुलर प्रेस है, जो हिंदी उर्दू की प्रेस थी, वो छोटू खान लिखती थी। हाँ, और छोटू खान इसलिए लिखती थी कि मुस्लिम जो पीजेंट्री थी या समाज था, वो उनका बहुत बड़ा समर्थक था। और छोटू राम जी भी ये कहते थे जब लोगों में जाते कि जिस दिन ये वर्नाकुलर प्रेस छोटू खान को छोटू राम लिखना शुरू कर देगी, तुम सोच लेना कि अब छोटू राम बिक चुका है। पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा की बात कर रहे हैं? नहीं, पोस्ट इंडिपेंडेंस की नहीं, मैं दोनों तरह की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किसान में एक जागृति पैदा करने का काम, इस अपनी फसल की उचित कीमत लेना और किस तरह से अपने हकों के लिए लड़ना, ये सारे, ये तो कीमत और फसल और ये तो दूसरी चीज़ें हैं। उसने ये सिखाया किसान को कि तुम ये मत सोचो कि तुमने, भगवान ने तुम्हारे को ज़मीन पे उतार दिया और इसी तरह की ज़िंदगी बितानी है, कभी कोई ज़्यादा तुम्हारे को सुविधाएं नहीं मिलनी। उसने कहा तुम अपने हकों के प्रति जागरूक हो, लड़ाई लड़ो। और उस लड़ाई में ही छोटू राम जी ने ये कृषि का जो जिसको हम एग्रेरियन रिफॉर्म्स बोलते हैं, कृषि में नए कानून जो लेके आए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, 78 ईयर्स की आपकी एज है, उस परिवार से लेगेसी में आते हैं। मैं कंपेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट एरा के लेजेंड्स होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। किसान कबीरा के लिहाज से 3 नाम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर छोटू राम साहब की बात होगी, चौधरी चरण सिंह साहब की बात होगी, ताऊ देवीलाल का भी जिक्र आता है। ठीक है, आज की हालात में उनकी लेगेसी किन के पास है, क्या चीज़ है, वो तमाम चीज़ें हो सकती हैं। आपके लिहाज से इन सब में किसने किस तरह से बेहतर काम किया, और शॉर्ट में अगर लगे, या इनके अलावा भी कोई किसान कमेरा वर्ग के लिए और बड़ा काम करने वाला लीडर भी रहा है इस देश में, उत्तर भारत में? उत्तर भारत में महाराष्ट्र में जोशी रहे हैं, बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं, कोई दो राय नहीं उसमें। और जो स्वामीनाथन ने जो किया, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनकी दी कलम तो आज तक कोई पूरी नहीं कर पा रहा। नहीं, पूरा करना ना, उनकी जो सोच है वो फार्मूले से भी मैं और आगे की सोचता हूँ। वो तो कभी आप अलग से बात करोगे ना, मैं 1 घंटा आपसे ये कह सकता हूँ कि आज का जो किसान है या आज का जो कमेरा है, वो 78 साल की आज़ादी के बाद भी आज संघर्ष कर रहा है कि यार मेरे को भी जेब अच्छी कर दो, मैं भी अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकूँ, माँ बाप बीमार हों तो उनकी सेहत की और बीमारी के लिए मेरे पास धन हो, अच्छे हॉस्पिटल में जा सकूँ, अच्छे डॉक्टरों की मदद ले सकूं। ये सारी बातें आज भी संघर्ष का हिस्सा है। इसका मतलब हमारी जो जिसको मैं ये कहूँ कि अर्थव्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अब मैं एक सवाल में जो था ना, वो मुझे उसका जवाब स्पेसिफिक नहीं मिल पाया था। आपने कहा अपने रूम में रहेंगे, अपने भूमिका निभाते रहेंगे। इस परिवार में से विधानसभा की लड़ाई कौन लड़ेगा? सही मायने में मेरा बेटा जो है, जिसको आईएएस में 21 साल वो आईएएस की सर्विस की है और उच्च पदों पे रहा है, उसको मैं इसीलिए अब इसी संदर्भ में मैं आपको जोड़ता हूँ। मैं जानबूझ के उसको इसलिए लेके आया कि वो राजनीति में आए। उसका भी मन था कि छोटू राम जी ने एक फिलॉसफी दी थी, एक दर्शन दिया था कमेरे वर्ग को, किसान को संपन्नता की लड़ाई लड़ने के लिए। वो लड़ाई अभी अधूरी है और उस लड़ाई को आगे लड़ने में मैं ये समझता हूँ कि
बृजेंद्र सिंह राजनीति में रहेगा तो वो उस लड़ाई को और अच्छा रूप देके उसको बढ़ा सकता है, उसको शक्ति दे सकता है। तो बृजेंद्र साहब उचाना से ही तैयारी भी है और बहुत लंबे समय से चैलेंज करते रहे, या कोई विधानसभा बदल भी सकती है? नहीं नहीं, वो उचाना से मैं समझता हूँ कि वो टिकट के लिए कांग्रेस से निवेदन करेगा और वहीं से लड़ेगा और जीतेगा। ये पूरा भरोसा है। आपके जो राजनीतिक हालात है सर, आप समझाइए आपका जो राजनीतिक, और ये मैं सवाल आपसे कहूँगा कि कांग्रेस लीडर होने के नाते ना समझाइएगा, अपने राजनीतिक अनुभव के लिहाज से समझाइएगा। ठीक है, कांग्रेस लीडर है तो उस चीज़ें आएंगी। अब इलेक्शन हो या हरियाणा के जो हालात हैं, मैं चौधरी साहब से ही समझना चाहता हूँ। लंबा 30-40 साल का आपका राजनीतिक करियर है, इतने बार सांसद, विधायक और तमाम चीज़ें रही। हरियाणा का इलेक्शन, हरियाणा की जनता, दोनों दल, जो दो दल तो हमें भी समझ में आते हैं, बहुत बड़ा अनुभव तो नहीं है भाई, भाजपा और कांग्रेस का ज़्यादा है, बाकी लोग अभी कोशिश करेंगे। तुल कहाँ रहा है अभी इलेक्शन तो ये इलेक्शन तो साफ है, इसमें आपको कोई ज़्यादा सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कोई नई सोच के आदमियों से बात करने की ज़रूरत नहीं। आज मेरे आकलन में कांग्रेस की जीत निश्चित है, और वो इसलिए है कि बीजेपी के पास अब सिर्फ 30% वोट बची हैं। 70% बीजेपी की वोट, जो बीजेपी की क्या 70% हरियाणा का जो वोटर है वो बीजेपी विरोधी है। कौन कौन है, मैं ये नोट कर रहा हूँ, ये समझाइए। 30% तो ओबीसी का जिक्र वो करते हैं, जो अगर मैं सही हूँ तो। हाँ, मैं टोटल वोट की बता रहा हूँ। हरियाणा में अगर 2.25 करोड़ वोट हैं तो उसमें 30% वोट तो भारतीय जनता पार्टी की हैं और बाकी वोट उनके विरोध में हैं। विरोध में कोई क्षेत्रीय दल आज दिखता नहीं कि लोग उसको वोट देंगे। बीएसपी ने लो साथ आ लिए, बेशक आए, कोई जिनकी अब इस इलेक्शन में 3% वोट भी नहीं ले सके जो। तो बहुजन समाज पार्टी जब आएगी, हाँ, बहुजन समाज और वो मिला के 3% है उनकी। हाँ, उनका रेशो देखा मैंने, हाँ, तो देवान जी भी बता रहे थे हाँ, इंटरव्यू में। तो इसलिए लेकिन फिर मैं दोबारा ये बात करता हूँ कि 70% वोट क्षेत्रीय दल की स्थिति नहीं है, लोगों में उनके लिए कोई आकर्षण नहीं। हाँ, कांग्रेस अपना चुनाव कैसे लड़ती है, कांग्रेस है सेल्फ गोल ना करे। हाँ, बस कांग्रेस अपना चुनाव कैसे लड़ती है। अगर कांग्रेस इकट्ठा होके और संगठन को मजबूत करके चलेगी तो उन 70% में से ज़्यादा प्रतिशत, बहुत बड़ी प्रतिशत तो कांग्रेस को जाएगी। कितनी सीट हो सकती है भाजपा की, कितनी सीट हो सकती है कांग्रेस की, ये आपके अनुमान के मुताबिक? ये इन सीटों की गिनती तो नहीं कर सकता, मैंने वोटों की गिनती बता दी आपको। 70-30 70 में इंडिपेंडेंट, और जैसे आपने बताया क्षेत्रीय दल, वो कितनी लेते हैं, 5% 10%। बाकी आप ये मान के चलो 55 से 60% वोट तो कांग्रेस को मिली हुई है। बाकी मेहनत करेंगे तो 65 तक भी पहुंच जा सकते हैं। कैसे कह रहे हो भाई? 44-46 का रेशो था विधानसभा में, और उसके अलावा जो 1.5 से 2% का डिफरेंस था दोनों की, जो भाजपा की और कांग्रेस के साथ तो मतलब आम आदमी पार्टी भी थी इस इलेक्शन में। तो जो डिफरेंस है लोकसभा में वो 5-5 का नज़र आता है, और जो विधानसभा जीती है 44-46 हो जाती है, लेकिन 40-42 हो जाती है अगर उसमें आम आदमी पार्टी को निकाल दो। 1.5 से 2% का डिफरेंस है। तो एक लोकसभा और एक विधानसभा में करीब 4 से 5 महीने के अंतराल में इतना बड़ा शिफ्ट आपको कैसे नजर आता है? 2019 में 58% वोट मिली थी बीजेपी को, और 4 महीने बाद जो चुनाव आया उसमें वो आके 12% घट गए। 12% या 10%, मेरे को एग्जैक्ट 10 से ऊपर थे, 10 थे या 12 थे। अब 4 महीने में, उस समय जब देश खतरे में, कौन संभाल सकता है, मोदी, तो वो उस क्लीन स्वीप के बाद 4 महीने में ये हालत हुई। तो आप समझ लो कि जो आप गणित बना रहे हो इसका कोई ये महत्व है ही नहीं कि पार्लियामेंट में किसको कितनी परसेंटेज मिली। पार्लियामेंट की परसेंटेज की गिनती हरियाणा के असेंबली चुनाव में नहीं होगी, यहाँ तो गिनती दूसरे तरीके से होती है।
लोकल इश्यूज। अच्छा, एक चीज़ और होती है हमारे हरियाणा में ना, एक चीज़ बड़ी खास है कि यहाँ कई बार ना चुनाव किसी को जिताने के लिए नहीं, आप भी जिक्र करते हो, कई और भी करते हैं, कई बार तो चुनाव हराने के लिए जरा जनता वोट करती है। हरियाणा में ज़्यादा मज़ा आता है हरियाणा के लोगों ये को। है ना हरियाणा का नेचर। हाँ, और उनकी गर्दन में सरिया निकाल दिया। वो उनको ये नहीं होता कि हम किस को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये होता है कि किसको यानी ज़मीन दिखानी है कि तेरी ज़मीन ये है। और ये हरियाणा का कैरेक्टर नहीं है। ये जो भी उत्तरी भारत में हमले होते थे तो इसी तरफ से आते थे ना हमलावर, तो वो एक सोच बन जाती है। एक चीज इसमें कोई नेता ना इसमें बात नहीं करता, मैं आपसे इसमें एक रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेसिफिक बात करेंगे। स्पेसिफिक बात ये है कि भाई 9.5 साल तक एक मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री के बदलाव हुआ, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, कोई भी जिम्मेवारी रही होगी, उनकी वजह पार्टी जाने। उसके बाद जो स्टेप उठाए गए हैं, भाई सरपंचों का आपने 21 लाख का कर दिया, और भी जो रिफॉर्म्स थे वो किए। रिफॉर्म्स यानी कि जो अब तक पॉलिसीज चली आ रही थी उनमें बदलाव किया गया है। और इस बात को ऑन कैमरा कहने में ठीक है, कोई कैसे भी देखे, लेकिन जर्नलिस्ट है तो नापेंगे। अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मंजी बिछवा दी, सभा करके दे दिया। तो नायाब साहब जो मौजूदा मुख्यमंत्री साहब हैं वो हाथ बढ़ा भी रहे हैं, कान में बात भी सुन रहे हैं, और कोई दे के जा रहा है पर्ची वर्ची ऐसे पकड़ के, तो वो समझ भी रहे हैं कि हाँ भाई आपका काम है, उसका जवाब भी दे रहे हैं। इन सब चीज़ों का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? मतदाता को आप ये मत सोचो कि वो आखिरी वक्त पे अपना फैसला करता है। मतदाता 6 महीने पहले से ही फैसला कर लेता है कि हमारे को किस दिशा में जाना है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि जिन विषयों को आज आप कह रहे हो कि ठीक कर रहे हैं, चारपाई बिछा रहे हैं, कोई बदलाव कर रहे हैं, मतदाता ये भी समझता है कि सिर्फ वोट लेने के बदलाव हैं। ईमानदारी से अगर उनके मन में ये बात होती तो 4 साल पहले भी कर सकते थे, 2 साल पहले भी कर सकते थे। 2 सीएम की अलग अलग वर्किंग है। नहीं, सीएम की वर्किंग नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की वर्किंग है। ये जो सुशासन है ना, इसमें कहीं है नहीं। शासन तो है, सू नहीं है, सुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं। आप लोगों ने 10 सवाल पूछे, वहाँ कल मैं देख रहा था प्रेस नोट भी आया, सीएम साहब की पीसीआर, उन्होंने 11 सवाल पूछ लिए, ट्रांसफ़र भर्ती का पूछ लिया, उस समय भाई भतीजावाद का पूछ लिया, और 10 साल हुड्डा साहब की सरकार पे थे, उस पर 11 सवाल डाल दिए उन्होंने। 9.5 साल का हिसाब किताब जिसके पर्ची बनी होती है, डायरी है या कोई किताब है या कोई कॉपी है, उसमें लोग बना के रखते हैं। और जिस पिछली सरकार की जो बात करते हैं, जो 2014 से पहले की थी, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उस सरकार से ये इम्प्रूव करते तो फिर तो कह सकते थे कि देखो वहाँ का हिसाब देखो, हमने ये कर दिया। क्या कर दिया? स्पोर्ट्स पॉलिसी में अगर मैं आज भी ये बात कहूँ कि हरियाणा में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी देन है कि हरियाणा स्टेट को स्पोर्ट्स ओरिएंटेड स्टेट बनाया। और मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, 60 करोड़ रुपया बजट में था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का। हुड्डा और मैंने कहा भाई थोड़े हैं, हुड्डा कहने लगे बढ़ा लो। तो मैंने कहा भाई ये हमारी जो बजट में 60 करोड़ है, अब ये 120 करोड़ होएगा। तो हमने किया है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कई चीज़ें ऐसी हैं ऊपर से क्यों भाई, यानी यहाँ तो ये है, मैं तो केंद्र में स्पोर्ट्स में आप रहे, आप नहीं, स्पोर्ट्स की बात छोड़ो, मैं फाइनेंस मिनिस्टर रहा। यहाँ क्या है, यहाँ जब तक ऊपर से कोई इशारा ना होता तो कोई चीफ मिनिस्टर स्टैंड स्टिल, वो कोई काम नहीं कर सकते। इशारे के हमारे समय में हुआ, हम बिजली के जो बिल थे उनकी माफ़ी की हमने एक स्कीम निकाली, और आप हैरान हो गए। उस स्कीम को ऊपर से ये कहा नहीं नहीं ऐसे मत करो। हमने कहा कर दो, नाराज़ होंगे फिर मना लेंगे। सर एक चीज़ बताओ कि कांग्रेस को किसी सीएम चेहरे के साथ जाने में फ़ायदा होगा, कलेक्टिव जाने में फ़ायदा होगा, नाम छिपा के रखने में फ़ायदा होगा,
या किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा ने बता दिया है कि नायब सिंह सैनी साहब की लीडरशिप में वो लोग चुनाव लड़ेंगे। बस तो फिर भाजपा को ये भी पता होना चाहिए कि राव इंद्रजीत जी इस फैसले से क्या सोच रहे होंगे। यानी आपने तो कहा कि इससे ताकत मिलेगी, मैं ये कहता हूँ कि जो 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 ये स्टेट है हमारी, हरियाणा छोटी स्टेट है, कोई ज़्यादा बड़ी तो नहीं, और कांग्रेस में अगर कांग्रेस का राज होता ना, जैसे 2009 में जब सेकंड टाइम कांग्रेस गई इलेक्शन में तो हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, तो कांग्रेस ने भी यही सोचा, कांग्रेस ने कहा भी भाई प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है हमारा, और लोग भी ये समझ रहे हैं कि भाई यही रिपीट होगा। मैं जो दूसरी बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं होती तो फिर कांग्रेस अगर चुनाव में जाती है तो कांग्रेस कभी भी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करके नहीं जाती, और इसका लाभ ये होता है कि अगर 5, 6, 7, 8 कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो कम से कम वहाँ के लोगों को। ये भाजपा ने 14 में किया था, मैंने 14 का चुनाव कवर किया था, हर जोन में हर रीजन में अलग अलग, धनखड़ साहब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, राजेंद्र जी साहब अपने आप को कर रहे थे, रामविलास शर्मा अपने आप को कर रहे थे, लेकिन जो बने मनोहर लाल साहब वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। मनोहर लाल जी को तो वैसे पता था कि कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस उनको मिलेगी, और वो मिली भी। और मेरी भाजपा में सबसे पहली मुठभेड़ तो नहीं कहूँगा, मेरी बातचीत अगर किसी से हुई तो इनसे ही हुई थी, ज्वाइनिंग से पहले। मेरे कोई मित्र थे इंग्लैंड से, वो कहने लगे कि एक आदमी को मैं कहूँगा वो आपसे मिलेंगे और उनसे आप बात करो। मैं क्योंकि मैं तो कभी बीजेपी में जाने की सोची नहीं और ना मैं किसी को जानता था जी। तो एक होटल में हमारा फिक्स हुआ मीटिंग का जी। तो कहने लगे 2014 चुनाव से पहले की बात है। हाँ 14 मतलब असेंबली चुनाव से, पार्लियामेंट तो हो चुकी थी ना जी। तो मैंने कहा भाई कौन आदमी है, कहने लगे मनोहर लाल हैं। मैंने कहा वो कौन है, कि वो क्या बोलते हैं प्रचारक, प्रचार संघ का प्रचारक बना। प्रचारक हैं वो और काफ़ी सीनियर हैं और वो आपसे मिलेंगे। तो हम जो टाइम था उसमें चले गए, तो वहाँ लॉबी में मैं बैठा, जाके मैं इंतज़ार करने लगा तो मेरे को कोई आदमी नज़र नहीं आया। फिर एक कोने में एक आदमी बैठे थे, तो मैंने कहा शायद ये हों, उनको शायद मैं नज़र नहीं आया। फिर जब नज़र आया तो वो आए मेरे पास और हमारी दुआ सलाम हुई। तो कहने लगे कि मेरे को भेजा है, और डॉक्टर गोस्वामी वो मेरे मित्र हैं, इंग्लैंड में हैं वो, तो उनका फ़ोन आया था। मैंने कहा आप हैं कौन? जी कहा आपने? हाँ मैंने कहा आपके परिचय? तो कहने लगे कि मैं आपके रोहतक से ही हूँ। आप गवर्नमेंट कॉलेज में थे? मैंने कहा हाँ। क्रिकेट खेलते थे, कैप्टन थे? मैंने कहा हाँ। तो कहते जब आप जिस साल कॉलेज छोड़ के गए हो हमने उस साल कॉलेज में एडमिशन लिया। तो उन्होंने बताया कि मेरा गांव भी रोहतक से 12-15 किलोमीटर पे है जी। तो वो हमारी पहली मुलाकात थी। और उनसे हमने ये पूछा भी कि भाई मैं तो किसी को जानता नहीं, तो कहो तो किसी से बात करें। कहने लगे कि हाँ आप बताओ। मैंने कहा हमने फैसला कर लिया कि हम बीजेपी में जाएंगे। तो ये मेरी मुलाकात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि उनसे थी। और फिर एक बार हमारे यहाँ पब्लिक मीटिंग थी, उसमें मैंने मुख्यमंत्री और उसके लिए थोड़ा सा बोलना शुरू किया, तो वो बीच में खड़े हो गए, कहने लगे देखो आप ये भी बताओ इन लोगों को कि बीजेपी में पहली मुलाकात किससे हुई, आप चीफ मिनिस्टर को तो कह रहे हो, ये भी बताओ। मैंने कहा हाँ भाई पहली मुलाकात
ये मनोहर लाल जी खट्टर। जब छोड़ के गए आप, आपको तो फैसला हुआ, आपको सच बताना आज कि किस किस का फ़ोन आया, किसी ने मनाने की, रोकने की कोशिश की? मेरे पास इनका आया था फ़ोन, मनोहर लाल जी का, और मैंने सुना नहीं वो, मेरे को क्योंकि पता था कि किस लिए है। और ब्रजेंद्र जो एमपी थे बेटे मेरे, वो ज्वाइन करने के लिए जा चुके थे, और मुझे ये भी पता था कि ये क्या कहेंगे। तो मैंने फिर 2 घंटे बाद खुद किया फ़ोन कि भाई मनोहर, उन्होंने सुना? हाँ उन्होंने उठाया? हाँ हाँ, कहने लगे कि हम तो आपको फ़ोन करते रहे, वो तो ब्रजेंद्र की तो टिकट भी पक्की है और हम लड़ाएंगे। और मैंने कहा अब तो गाड़ी निकल गई। मैंने कहा हमारा ये, मेरे को पता था कि आप ये बात कहोगे, तो हमने ये कभी सोचा ही नहीं। उसी वो एक ही फ़ोन हुआ और किसी ने रोकने की कोशिश नहीं? ना, उनका एक ही फ़ोन आया और उनको मैंने साफ कहा। दुष्यंत स्वाद लेता है, अनुग्रह भाई जाना ही था, तो मेरा तो गठबंधन टूट ही रहा था, चौथ साहब को पता होता, ब्रजेंद्र को पता होता, उनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, मेरे को ये भी बात आई हाँ। कि खट्टर जी ने कहा वो तो हमने तोड़ दिया। मैंने कहा 2 दिन पहले तोड़ना था। फिर भाई मैंने अगर वो तोड़ देते समय रहते तो उस समय विचार कर सकते थे आप लोग। देखो, बात ये थी कि 2 अक्टूबर 2023 को जो मैंने जींद में रैली की, उसमें लोगों की अपेक्षा थी कि वीरेंद्र सिंह आज पार्टी छोड़ के और कांग्रेस में जाने का ऐलान करेगा। मैंने लेकिन उस दिन ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत दिनों से ये कह रहा हूँ कि आप ये गठबंधन अगर रखोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। टिकट कटने का मलाल तो हुआ होगा, इतना सब एफर्ट किया, विपरीत धारा में बह के गए ब्रजेंद्र। राजनीतिक नहीं, कुछ तो आदमी का कैरेक्टर होना चाहिए। यानी ब्रजेंद्र सिंह ने ये नहीं कहा कि मेरे को आप टिकट दो, लेकिन उसने ये कहा कि मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता, वैचारिक रूप से मैं छोड़ के आया हूँ और कांग्रेस में आया हूँ। बातचीत करके प्रॉमिस लिया नहीं, और जो अपनी भावना थी उसमें हाँ, करके दे आए। हाँ, मैं तो यहाँ से जाऊंगा, हाँ, आप ले लो बंदे। हाँ, ये समझूं मैं मतलब यही होता है कि कोई जो जब 2 लोगों में बात होती है तो उसमें कोई वो तो अगर ये कहेगा आपने लिख के तो नहीं दिया कि मेरे को टिकट चाहिए, ये छोटी बातें हैं। यानी ऐसे ये नहीं होता। मैं समझ गया कि उनको जाना था, वो कह के चले गए कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा, तो उस समय से ब्रजेंद्र थे और ब्रजेंद्र मान भी रहे हैं कि भाई मैं तो सीधा चलने वाला आदमी हूँ और ये मेरे लिए एक सबक है। आखिरी 2-3 सवाल कर लेते हैं, आपके पास भी तमाम चीज़ें। पूरा राजनीतिक करियर में डिसेंडिंग ऑर्डर से चलते हैं। आपको सीएम के बारे में बताना है। नायब सिंह सैनी, इसके पहले मनोहर लाल, उसके पहले भूपेंद्र हुड्डा, उससे पहले जिस तरह से भजन लाल, देवीलाल, और ये तमाम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से करेंगे। नायब सिंह सैनी साहब। नायब सिंह सैनी की तो शुरुआत है अभी तो यही बोलते हैं कि वो तो जो मनोहर लाल जी सुपर सीएम हैं, वो तो सिर्फ उनसे पूछते हैं तब आगे चलते हैं। मनोहर लाल जी आदमी भले हैं, लेकिन उनको राजनीति नहीं आती, इसीलिए आज बीजेपी इस स्थिति में है। आदमी भले हैं, राजनीति नहीं आती। राजनीति से बता दिया ना, सीएम ही होता है राजनीति को लोगों में ये एस्टेब्लिश कर दे कि ये पार्टी है, ये हमारे निर्णय हैं और ये जनता की भावना है। यही तो राजनीति है। हुड्डा साहब तो देखो, बात ये है कि हुड्डा साहब को केंद्रीय नेतृत्व का भी बड़ा साथ मिला है उस ज़माने में। उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें लोगों के हित की तो हुई हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कुछ चीज़ों पे पार्टी को भी यानी जो निर्णय हुए उनमें उनकी लोगों ने ये कहा कि ये ज़मीनें किसानों की कौड़ियों के भाव गई, अधिग्रहण, कुछ ऐसी चीज़ें हैं में जिसको सुनने, समझने, बात करने, देखने आती हो, लेकिन वो होना चाहिए हरियाणा। देखने और बात करने तो आती नहीं, वो अलग होते हैं लोग।
और जिसके नाम पे आ जाती हो? मैं बता दिया ना, नाम पे भी नहीं। भीड़ आज के दिन भीड़ इस बात की आती है कि ये चीफ मिनिस्टर बन सकता है। आप समझ लो, भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन कोई ऐसा गुणवान व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में ये हो कि ये चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो पूरी हरियाणा की राजनीति की बात कर रहा था। हरियाणा की राजनीति की मैं बता रहा हूँ तो आपने साफ कह दिया कि भाई जिसको लगेगा कि ये सत्ता में आ सकता है, सीएम की पोस्ट पे पहुंच सकता है, लोग उसके पीछे चलते हैं। उसके दो फैक्टर हैं, उन फैक्टर को भी आप के एक आदमी है उसके बारे में एक लोगों में बात धीरे धीरे जड़ पकड़ रही है कि ये आदमी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। उसकी भीड़ इस नाम से आती है, लेकिन लेके कौन आते हैं? जिनको ये हो कि ये आदमी टिकट भी दिलवा सकता है। चलो सर, शुक्रिया बहुत बहुत, आपसे बातचीत करके मजा आया सर। छोटू राम से लेके जो भविष्य होगा हरियाणा का उसकी भी बात की, मनोहर लाल साहब के भी किस्से सुनाए, नायाब साहब के भी, मामा फूफी वाली बात भी निकल कर आई, और उम्मीद करते हैं कि जो तमाम दर्शक के पहुंचेंगे कुछ नई जानकारी भी पहुंची होगी। और चौथ साहब का जो बिंदास अंदाज है वो हमेशा यही नज़र रहता है। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, जो आपसे मैं पूछ रहा था तमाम चीज़ें जो बना रहा था, भाई 78 के हैं और जो फिटनेस लेवल है बोलने का, चलने का, दिल्ली में गाड़ी भी अभी खुद ही चला लेते हैं, बाहर तो बता रहा था कोई कि दिल्ली में तो गाड़ी लेके खुद ही निकल जाते हैं। तो ज़बरदस्त फिटनेस है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। धन्यवाद।